गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 22 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें के करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे कुंभ मेले के बारे में पूछा था कि कुंभ मेले का आयोजन कितने जगहों पर किया जाता है। तो देखा जाए 12 वर्ष के अंतराल पे जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 4 जगहों पे किया जाता है और 4 जगहों में कौन कौन सी जगह है। हरिद्वार में किया जाता है, किस नदी के किनारे, तो यहाँ पे हरिद्वार में देखा जाए तो गंगा नदी के तट पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए तो उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, प्रश्न आ चुका है, तो क्षिप्रा नदी के तट पे जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। फिर महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पे जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और लास्ट में देखा जाए तो प्रयागराज में जो कि 3 नदियों का संगम है, संगम पे होता है। ये कौन कौन सी नदियां हैं, तो गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पे जो है प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही मैंने आपसे ये भी पूछा था कि किस वर्ष में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। तो वर्ष 2017 में जो है इसे किया गया था, यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और यूनेस्को ने कुंभ मेले को पवित्र, ध्यान रखिएगा, पवित्र घड़े के त्योहार के रूप में वर्णित किया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कुंभ मेले से संबंधित। अब आते हैं हम आज के सेशन पे, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का पहला कारवा पार्क बनेगा। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर असम। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। कारवा पार्क देख सकते हैं आप, यहाँ पे तस्वीर है। एक तरीके से कारवा पार्क दोस्तों एक तरीके से ये मनोरंजक वाहन पार्क होता है। ये देखा जाए तो होटल आवास की तरह तो नहीं होता है, लेकिन एक तरीके का विशेष वाहन होती है जिसमें वो सारी सुविधाएं होती है जिससे कि एक होटल में होती है, ठीक है। तो इस तरह का कारवा पार्क जो बनने जा रहा है वो केरल में बनने जा रहा है। तो केरल के उडुक्की जिले के पर्वतीय पर्यटन स्थल वागामोन में प्रदेश का पहला कारवा पार्क बनेगा। राज्य सरकार की नई कारवा पर्यटन नीति के तहत पार्क को 25 फरवरी को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो महामारी के बाद दुनिया के पर्यटकों की बढ़ती मांगों और वरीयताओं को पूरा करने के लिए केरल ने एक व्यापक हितधारक अनुकूल कारवा पर्यटन नीति की घोषणा की है, जो आगंतुकों को सुरक्षित, अनुकूलित और प्रकृति के निकटतम यात्रा का अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इस नीति के तहत, इस पहल के तहत 2 तरह के कारवा होंगे, ठीक है। जिसमें से पहला जो कारवा होगा, पहला मॉडल जो होगा, उसमें 2 तरह के मेहमानों को ठहरने की व्यवस्था होगी। वहीं दूसरे में देखा जाए तो 4 तरह के, यानी कि 4 लोगों की फैमिली को रहने की व्यवस्था की जाएगी। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक तरीके का विशेष वाहन होता है जिसमें वो सारी सुविधाएं होती हैं जो कि एक होटल में, जैसे कि इसमें बेड कम सोफा होगा, फ्रिज होंगे, माइक्रोवेव ओवन होंगे, और साथ ही साथ जैसे कि और भी जो व्यवस्थाएं होती हैं उस तरह की सारी व्यवस्थाएं इसमें की जाएंगी। और यह पार्क देखा जाए तो ये ऐसी जगहों पे कारवा पार्क बनाया जाएगा जहां पे पानी, सड़क, बिजली के कनेक्शन, पर्यटन सुविधा केंद्र और एक दूसरे के बीच जो है पार्क जैसी सारी सुविधाएं जो होंगी वो वहां पे इस पार्क को बनाया जाएगा। इस पार्क को बनाने का उद्देश्य क्या है, राज्यों में सुरक्षित यात्रा प्रदान करना, ठीक है। साथ ही साथ जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, टूर ऑपरेटर्स को प्रोत्साहित करना, राज्यों की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य आकर्षण का आनंद लेने के लिए पर्यटकों को अनुमति देना, और साथ ही साथ पर्यटन क्षेत्र में स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करना। इन सब उद्देश्य से जो है इसे स्थापित किया जा रहा है, कारवा पार्क को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए क्या था कि कारवा पार्क जो है केरल के इडुक्की जिले के पर्वतीय पर्यटन स्थल वागामोन में जो है बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके पहले ये देख लेते हैं कि केरल से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान राज्यपाल देखा जाए आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जो है वह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी कौन बने हैं। चिन्नारी बंसी पोनप्पा, जी अशोक कुमार, मुकुल सिंह या फिर मनोज सिंह। करेक्ट आंसर इज ए है, चिन्नारी बंसी पोनप्पा जो है ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए गए हैं। तो चिन्नारी बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चिन्नारी बंसी पोनप्पा को प्रतिष्ठित व्रज सेना की कमान संभालने का गौरव प्राप्त है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बनाए गए हैं वो है चिन्नारी बंसी पोनप्पा। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताइए कि थल सेना का प्रमुख वर्तमान में कौन है। ठीक है, थल सेना का प्रमुख आप मुझे बताइए कौन है। अगला है हमारा प्रश्न की
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर पंजाब? करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, माफ करिएगा, सी जो है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की जो पुलिस है वो स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहली पुलिस बनी है। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लोगों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस की शुरुआत की है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस तरह की शुरुआत करने वाली देश की पहली पुलिस बल बन गई है। ठीक है, यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस के लाइसेंस इकाई में भारी भरकम सशस्त्र लाइसेंस बुकलेट के स्थान पर स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस, जैसा कि हमने बताया कि देश की पहली ऐसी पुलिस बन गई जिसने लाइसेंस धारकों के लिए एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया, जैसा कि आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है इसके पहले अगर देखें तो बहुत भारी भरकम बुकलेट चलती थी, तो ये एक तरीके का स्मार्ट कार्ड होगा। तो जिन लोगों के लिए जो है नए लाइसेंस बनाए जाएंगे, उनको जब भी कोई सशस्त्र, जैसे कोई आर्म खरीद रहा है या कोई शस्त्र खरीद रहा है, तो उसके लिए एक लाइसेंस बनाना कंपलसरी है। तो जब भी अब कोई लाइसेंस, जिन लोगों के लिए नए लाइसेंस बनेंगे, उनको क्या किया जाएगा, ये स्मार्ट कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ये एक तरह की योजना है जिसमें देखा जाए दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल के को एक ऐप के माध्यम से उन सभी लाइसेंस धारकों की लिस्ट मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कोई एक शस्त्र खरीदा, ठीक है, मेरे पास कोई शस्त्र है और मुझे इस तरह का एक कार्ड मिलेगा। ठीक है, आप किसी के पास कोई आर्म्स है, कोई शस्त्र है, उसको एक तरीके का ये कार्ड मिलेगा और उस कार्ड पे उसकी सारी चीज़ डिटेल रहेगी कि किस तरह, उसका वैलिड नंबर क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, ये सारी डिटेल इस कार्ड पे होगी और ये जो सब डिटेल है वो दिल्ली पुलिस के एक ऐप में शामिल हो जाएगा। मतलब कोई कहीं जा रहा है और किसी ने, दिल्ली पुलिस ने उसको रोका और उसके पास ये शस्त्र मिला, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो कार्ड दिखाना पड़ेगा और उस कार्ड से पता चल जाएगा कि हाँ, इस व्यक्ति ने जो है ये कार्ड जो है ये इसने लाइसेंस के साथ ही इस आर्म को रखा है, तो वो सारी डिटेल उसमें रहेगी। ठीक है, तो वो कार्ड दिखाना पड़ेगा जिसमें वो सारी डिटेल है। तो अभी तक जो कि हमने बताया कि जो शस्त्र धारक थे वो क्या करते थे, एक मैनुअल बुक होती थी, लेकिन अब इस तरह का कार्ड जो है वो एक तरीके का एक कार्ड लेकर के चलेंगे और स्मार्ट कार्ड जो है, स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस को बेहतर पुलिस सेवा में सहायता को ध्यान में रखते हुए शस्त्र ऐप से जोड़ा जाएगा, जैसा कि हमने बताया। स्मार्ट कार्ड और शस्त्र ऐप को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के समन्वय में डिजाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि कौन से, मतलब दिल्ली पुलिस जो है वो देश की पहली ऐसी पुलिस बन गई जिसने लाइसेंस धारकों के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, ये आप इस तरह का कार्ड जो है लॉन्च किया जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की पहली महिला HIV से ठीक होने वाली विश्व की पहली महिला बनी है? फ्रांस, जापान, जर्मनी, अमेरिका? करेक्ट आंसर इज डी है। अमेरिका की जो पहली महिला है ये HIV से यानी कि एड्स से ठीक होने वाली ये पहली महिला बन गई है और ये अमेरिका की एक महिला है जो HIV से पूरी तरीके से ठीक हो गई है और यह HIV से ठीक होने वाली दुनिया की पहली महिला है। ध्यान रखिएगा, ये दुनिया की पहली महिला और उस तरह देखा जाए तो ये तीसरी है। ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीकी से HIV के तीसरे मरीज, ठीक है, तीसरे मरीज थी और महिला में देखा जाए तो ये पहली महिला है और वैसे तो 3 लोगों को अभी तक HIV से ठीक किया गया है। ठीक है, जिसमें से ये तीसरी मरीज थी। इस महिला का इलाज देखा जाए तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के जरिए किया गया है और ये स्टेम सेल यानी कि जो मूल कोशिका एक व्यक्ति ने दान किया था जिसके अंदर HIV वायरस के खिलाफ कुदरती प्रतिरोध क्षमता थी। एड्स की बात करें दोस्तों तो ये बहुत एक तरीके से एक संक्रामक बीमारी है और साथ ही साथ ये जानलेवा बीमारी है और जो कि किस वायरस के कारण होता है, तो यहाँ पे देखा जाए ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस के संक्रमण की वजह से जो है वो एड्स बीमारी होती है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो बताइए वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में साथ में आंसर करिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश और किस देश की वायुसेना द्वारा संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान या फिर फ्रांस? करेक्ट आंसर इज ए है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना के बीच संयुक्त हवाई अभ्यास है जिसका नाम है कोप साउथ 22, इसका आयोजन किया जाएगा। तो बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक
एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 2022 आयोजित करेगी। ये अभ्यास 6 दिनों तक चलेगा और इस अभ्यास को प्रशांत वायुसेना द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। द्विपक्षीय अभ्यास बांग्लादेश वायुसेना कुर्मितोला छावनी ढाका और संचालन स्थान इसका अल्फा सिलहट बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो बांग्लादेश में इसका आयोजन किया जाएगा। कोप, ध्यान रखिएगा, कोप साउथ जो है एक वायुसेना अभ्यास है जो कि भारत, यहाँ पे माफ करिए, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में है। ठीक है, अभ्यास का लक्ष्य देखिए क्या है, सामरिक एयरलिफ्ट शार्टियों और विषय वस्तु विशेषज्ञ आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, ये इस जो है अभ्यास का उद्देश्य है। अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक क्षमता विकास, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? 2024, 2025, 2026 या फिर 2027? करेक्ट आंसर इस सी है। ठीक है, 2026 तक क्षमता विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यय वित्त समिति की सिफारिशों और वित्तीय सीमा आदि के अनुपालन के अधीन क्षमता विकास योजना को 31 मार्च 2022 तक या फिर अगली समीक्षा तक, इसमें से जो भी पहले हो उसे जारी रखने की जो है मंजूरी दे दिया गया। ठीक है, तो यानी कि जो भी अगली समीक्षा होगा, जो कुछ भी, या तो 31 मार्च 2026 के पहले अगर अगली समीक्षा हो गई तो तब तक, या फिर 31 मार्च 2026 तक इस योजना को, किस योजना को देखा जाए तो क्षमता विकास योजना को जारी रखने की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान इस योजना को जारी रखने के लिए स्वीकृति परिव्यय कितना है? यहाँ पे 3179 करोड़ रुपए है। क्षमता विकास योजना की बात करें तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका देखा जाए उद्देश्य का, इसका समग्र उद्देश्य विश्वसनीय और समय पर आधिकारिक आंकड़ों की उपलब्धता को संभव बनाने के लिए बुनियादी ढांचे तकनीकी के साथ साथ श्रम शक्ति संबंधी संसाधनों को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य क्या है, जो नीति निर्माता है और जो जनता है, तो जो नीति निर्माता और जनता के लिए विश्वसनीय और समय पर आधिकारिक सांख्यिकी उपलब्ध कराना, डेटा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत तकनीकी और मानव संसाधन जो है, मानव संसाधन संसाधनों को बढ़ावा देना, यही इसका बेसिकली उद्देश्य है। यहाँ पे देखिए 15वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 15वें वित्त आयोग का समय काल क्या है ये भी बताइएगा। 15वें वित्त, ठीक है। अगला है हमारा, हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक का आयोजन हुआ है? रूस, इंडोनेशिया, भारत या फिर चीन? करेक्ट आंसर इज बी, इंडोनेशिया। ठीक है, इस वर्ष देखा जाए तो मेजबानी भी कर रहा है G20 की मेजबानी 2022 में इंडोनेशिया करेगा। और यहाँ पे जो है जो G20 वित्त मंत्रियों के और सेंट्रल बैंक की गवर्नेंस की बैठक का आयोजन किया है किसने? यहाँ पे इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक का आयोजन हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल माध्यम से जो है इस बैठक में भाग लिया। बैठक के सत्र, ये जो पहली बैठक का सत्र था, इसमें वित्त मंत्री ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और मुद्रास्फीति, आपूर्ति में व्यवधान और कोरोना वायरस के नए रूपों सहित अनेक जोखिमों पर चर्चा की है। इसी के साथ साथ G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का जो 17वां शिखर सम्मेलन होगा वो इस वर्ष नवंबर में इंडोनेशिया में बाली में आयोजित किया जाएगा। तो ठीक है, तो ये जो 2022 का जो सम्मेलन हो रहा है G20, वो देखा जाए तो 17वां शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी की जाएगी इंडोनेशिया के बाली में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें G20 की, तो G20 यानी कि ग्रुप 20 जो कि 20 देशों का एक समूह है और इसकी देखा जाए हर साल बैठक होती है। ठीक है, इसकी बैठक जो है हर साल अलग अलग देशों में जो इसके सदस्य देश हैं उन्हीं के बीच में इसकी बैठक जो है की जाती है। हर साल अलग देशों में जो है इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। G20 का गठन जो हुआ था वो हुआ था सितंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिहाज से जो है इसका गठन किया गया था। इसमें देखा जाए G20 में 19 देश हैं और आपका एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। 19 देशों में देखा जाए अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कनाडा है, चीन है, जर्मनी, फ्रांस, भारत, ठीक है, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया,
तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। देख लीजिए इसमें ध्यान से, देखिए पाकिस्तान नहीं शामिल। कभी कभी विकल्प में ऐसे प्रश्न बन जाते हैं कि निम्न में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है। तो ये 20 सदस्य बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं याद कर सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन 20 सदस्यों को याद कर लिए। 20 सदस्यों में भी देखें तो एक यूरोपियन यूनियन है, बाकी 19 जो है सदस्य देश है। भारत जो है G20 का सदस्य है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, देखिए हर गठन हम लोग अक्सर देखते हैं कि हर संगठन का एक मुख्यालय होता है, लेकिन G20 का कोई भी अस्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। स्टार कर लीजिए, विकल्प में ऐसे बन सकते हैं आपके। ठीक है, कि इसका कोई हेडक्वार्टर दे देगा कुछ भी, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका G20 का कोई भी मुख्यालय सचिवालय नहीं है। ठीक है, बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि चूंकि 2022 का जो आयोजन किया जा रहा है वो इंडोनेशिया में 2021 का जो है मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी G20 की। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, कर्नाटक बैंक, यस बैंक। करेक्ट आंसर है सी है। ठीक है, कर्नाटक बैंक ने नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किया है। तो कर्नाटक बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा आयोजित 17वें वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन और पुरस्कार 2020-21 नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। और इन 3 प्रतिष्ठित पुरस्कारों में देखा जाए तो बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक ऑफ द ईयर, सर्वश्रेष्ठ फिनटेक एडॉप्शन और AIML और डेटा एनालिटिक्स के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए जो है वो पुरस्कार इसने प्राप्त किए हैं, जो कि इन सभी श्रेणियों में दूसरे स्थान पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कर्नाटक बैंक की दोस्तों, तो कर्नाटक बैंक की जो स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को हुई थी। इसका मुख्यालय कर्नाटक बैंक का मंगलुरु कर्नाटक में है। और वर्तमान में जो कर्नाटक बैंक के MD और CEO हैं महाबलेश्वर MS जो है ये कर्नाटक बैंक के CEO हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार प्राप्त किया है। किस बैंक ने ये प्राप्त किया है? देखा जाए कर्नाटक बैंक ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकलांगों के लिए कुनश्योम योजना शुरू की गई है? लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, नीति आयोग, सामाजिक कल्याण मंत्रालय, नागालैंड स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद। करेक्ट आंसर सही है, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के द्वारा विकलांगों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की गई है। तो लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद ने विकलांग व्यक्तियों के लिए कुनस्योम योजना की शुरुआत की है। कुनस्योम का देखिए अर्थ क्या होता है? सभी के लिए समान, सभी के लिए उचित, उद्देश्य समावेशी और सुलभ लद्दाख, ये इसका अर्थ होता है। इस योजना के तहत ले हिल्स काउंसिल जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर सहायक उपकरण तकनीकी दे रही है। यानी कि इसमें जो कि कौन से होंगे, जो विकलांग लोगों को कौन कौन से आवश्यकता होती है, कौन कौन से उपकरण की, जैसे कि ट्राई स्कूटर हो गया, बैटरी से चलने वाले व्हील चेयर हो गए, चलने में सहायक उपकरण हो गया, और साथ ही साथ जो व्यक्तियों की विशेष जरूरतों के लिए आवश्यक अन्य सहायता जो है वो प्रदान की जा रही, किसके द्वारा? ले हिल्स काउंसिल के द्वारा। ठीक है, जरूरतमंद लोगों को 90% सब्सिडी पर ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जा रही। ठीक है, अगला है हमारा, हाल ही में किससे ऊर्जा अवार्ड 2022 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, युहान पूनावाला या फिर साइरस पूनावाला? तो युहान पूनावाला को बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो पूनावाला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष और निदेशक युहान पूनावाला को ऊर्जा अवार्ड 2020 में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार इनको अमृता फडणवीस ने युहान पूनावाला को समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है। पूनावाला की बात करें दोस्तों, तो पूनावाला यहाँ पे युहान पूनावाला के साथ ही फराह खान, केदार जाधव, रिंकू राजगुरु जैसे प्रतिष्ठित हस्तियों को भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह ऊर्जा अवार्ड का 5वां संस्करण था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या आपके लिए कि बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया ऊर्जा अवार्ड 2022 में युहान पूनावाला को। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में, जिसमें हमारा क्वेश्चन है कि भारत किस वर्ष G20 की मेजबानी करेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और बहुत से दोस्तों का ये था कि मैंने फैक्ट्स ऑफ द डे और यूपी स्पेशल, देखिए यूपी स्पेशल की तो मंथ में क्लास चलती है तो उसको एक ही साथ कर लिया जाएगा।
ठीक है। तो मंथ में एक बार हम लोग की पूरी एक साथ जो है यूपी स्पेशल की क्लास चलेगी दोस्तों, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। ठीक है, दिवाकर सर उसकी क्लास लेते हैं, तो वो क्लास आप कर सकते हो। बाकी फैक्ट्स ऑफ द डे को हम लोग इसी में शामिल कर रहे हैं जिससे कि आप लोग का समय बचे। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय आपका एग्जाम है, काफ़ी पास में है, तो जितना ज़्यादा आप अपने बाकी चीज़ों पे स्टैटिक्स पोर्शन पे ध्यान दो उतना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा वो बाकी यूपी स्पेशल की जो है करंट जो यूपी स्पेशल की जो करंट क्लास होगी वो मंथ में एक बार पूरा एक साथ ही करा दिया जाएगा, जिससे कि आप एक साथ ही देख सकते हो यूपी स्पेशल का। ठीक है, तो ये था दोस्तों, ये तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हुए। धीरे धीरे कंटेंट आपको भले ही शॉर्ट किया गया लेकिन सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको शामिल की गई हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जो है इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा लोग को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।